जय हिंद। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी 27 फरवरी 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ ये सभी सवाल हैं। और साथियों, हम सभी सवाल नहीं देखेंगे, केवल और केवल जो डिफ़िकल्ट हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन है पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। तो साथियों, आपको जैसा कि पता होगा, क्रोम एक इंटरनेट ब्राउज़र है। फायरफॉक्स, जिसको कि मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, तो ये भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र है। अगर सफारी की बात करें तो ये एप्पल सफारी में ये इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में काम में आता है। बात करें पांडा, तो पांडा जो ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये है ऐप स्टोर। जैसे प्ले स्टोर होता है, वहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से ये पांडा भी ऐप्स स्टोर ही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐप स्टोर, मतलब ऑफिशियली ऐप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, यदि हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र की बात करें, वेब ब्राउज़र की बात करें, तो इस वेब ब्राउज़र की जो विकास किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, वो भी 1991 ईस्वी में। और वर्तमान में अभी जो कुछ वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल से सफारी, ओपेरा, क्रोम, ये सभी इंटरनेट वेब ब्राउज़र हैं। और वेब ब्राउज़र का जो विकास किया था वो क्या था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। यहाँ आंसर हो जाएगा पांडा, क्योंकि पांडा जो है थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम पूछा जा रहा है। पहला स्वदेशी प्रक्षेपण उपग्रह का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में भारत ने 4 पीढ़ी का प्रक्षेपण यान का विकास कर लिया है। जैसे आप पहला देखेंगे SLV, दूसरा कहेंगे, इसमें ए लगा दीजिए, ASLV, फिर आप कहेंगे PSLV, और कहेंगे GSLV। अब इसमें अंतर क्या है? SLV का मतलब होता है सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर है ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वहीं पर GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें बात करें कि पहला जो स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है वो है SLV में, जिसमें कि SLV 3। तो यहाँ से आपका आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप GSLV नहीं कहेंगे, PSLV नहीं कहेंगे, ASLV नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? SLV, वो भी SLV 3। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। देखिए, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो हार्डवेयर पहला ऑप्शन है, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। साथियों, हार्डवेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें एप्लीकेशन का, तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर ये काली पड़ जाती है? पहला ऑप्शन है जस्ता, मैग्नीशियम, कार्बन, गंधक। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए, चांदी जो है वो काला पड़ जाता है गंधक सल्फर के कारण। साथियों, चांदी को ही आप इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, और इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। जैसे हम यहाँ बात करें सिल्वर सिल्वर आयोडाइड की बात करें, सिल्वर आयोडाइड की, तो इसका इस्तेमाल होता है कृत्रिम वर्षा में। और वहीं पर बात करें सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। इसके बाद यदि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, तो ये चुनाव में आपके उंगलियों पर स्याही के रूप में काम आता है।
वहीं बात करें सिल्वर क्लोराइड का, तो सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल जो है फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, यही सिल्वर जो है सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके, गंधक के साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। वहीं पर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में होता है, तो याद रखेंगे फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं पर सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किस में होता है, तो याद रखेंगे चुनाव में स्याही के रूप में होता है। और सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल जो होता है वो होता है फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। सवाल ये है, तो रैम वो तो आंतरिक हिस्सा ही है, मदरबोर्ड ये भी आंतरिक हिस्सा ही है। अब सवाल आता है वीडियो कार्ड और फ्लैश ड्राइव, इस दोनों में आंतरिक हिस्सा कौन सा नहीं है। याद रखिएगा साथियों, ये फ्लैश ड्राइव जो है वो कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं। कह रहा है पैर जुड़े होते हैं। ऑप्शन है नेमेटोड, एकाइनोमेंटा, फिर है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। बात करें साथियों आर्थ्रोपोडा की, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थोपोडा में जो भी जीव आते हैं उनका शरीर जो होता है, यानी उसका बॉडी की बात करें तो वो सेगमेंटेड होता है, मतलब बटा हुआ होता है। और वहीं पर अगर इसका पैर देखें तो वो जॉइंटेड होता है, पैर इसका जो है जॉइंटेड होता है। कुल मिला के आप कहेंगे ऑर्थोपोडा का शरीर सेगमेंटेड होता है और पैर जो होता है वो जॉइंटेड होता है। और ये ऑर्थोपोडा का शरीर जो होता है वो कैटिन नामक आवरण से ढका होता है। किससे? कैटिन नामक आवरण से ढका होता है। और ये ऑर्थोपोडा सांस जो लेता है, श्वसन जो करता है, वो इन्हीं के माध्यम से करता है, यानी कि त्वचा के माध्यम से। तो यहाँ पर सवाल था कि पैर जुड़े होते हैं, तो पैर जो जुड़े होते हैं, जॉइंट में होते हैं, वो होते हैं ऑर्थोपोडा में। साथियों एक नाम आता है मोलस्का। ये मोलस्का जो है इसको आप समुद्री जीव कह सकते हैं या फिर नमी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन? मोलस्का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 को किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन है PSLV, C11, RLV-TD, GSLV मैक 3, GSLV। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था, वो भी PSLV C11 के माध्यम से। और 2013 में मंगलयान लॉन्च किया गया था, वो हुआ था PSLV C25 से। वहीं पर हम लोग चंद्रयान 3 की बात करें तो वो हुआ था GSLV मैक 3 M1 के माध्यम से। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि बताइए चंद्रयान फर्स्ट ये किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो PSLV C11 ये होगा। नेक्स्ट पूछा है अयस्क, तांबा का अयस्क यानी कि कॉपर का अयस्क। यहाँ यदि आप ऑप्शन को देखेंगे, हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है, मैलेकाइट ये है आपके तांबे का अयस्क है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तांबे के अयस्क इसके अलावे कौन कौन है, तो कैल्कोपायराइट तांबे के अयस्क हैं। कौन कौन सा? कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट, एजुराइट, ये सभी तांबे के अयस्क हैं। कौन कौन सा? तो एक याद आप रख सकते हैं कैल्कोपायराइट, कैल्कोपायराइट बोल दीजिए या फिर कैल्कोसाइट बोल दीजिए। कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, कैल्को में आप साइट लगा दीजिए, कैल्को में आप पायराइट लगा दीजिए। दूसरा है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट ये है आपके तांबे का अयस्क है। इसके अलावे मैलेकाइट, क्या होता है? मैलेकाइट। इसके अलावे है एजोराइट, ये सभी जो है तांबे के अयस्क हैं।
इसके अलावा यदि हम लोग लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, इसका आप लोग सूत्र जानते होंगे, Fe2O3 होता है। वहीं पर मैग्नेटाइट ये Fe3O4 होता है। वहीं पर यदि आप इसी Fe2O3 में यदि जल के 3 अणु मिला दें तो यहाँ से बन जाता है आपका लिमोनाइट। इसके अलावा सिडेराइट भी लोहे का ही अयस्क है। इसके अलावा आयरन पायराइट ये भी जो है आपका आयरन का ही अयस्क होता है। तो ध्यान रखेंगे, तांबे का अयस्क यहाँ से पूछा था, याद रखेंगे यहाँ से हो जाएगा मैलेकाइट। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो याद रखेंगे सबसे पहला जो केंद्र खोला गया था वो दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा जो था मैत्री था, तीसरा भारती, और दक्षिण यमुनोत्री ये नहीं होगा। और बात करें यदि हम लोग इससे पृथ्वी को देखें और नीचे में आपको जो दिखता है ये है आपका अंटार्कटिका और ऊपर में दिख रहा है आपको आर्कटिक। तो यहाँ पर 3 केंद्र स्थापित किए गए, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ठीक। और ऊपर में यहाँ पर शोध करने के लिए भारत ने एक शोध स्टेशन यहाँ पर बनाया है और उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? हिमाद्री है। और वो नार्वे में स्थापित किया गया, नार्वे की ही बगल के तटों पर उसका विकास किया गया। E300 किसका सामान्य नाम है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। याद रखेंगे साथियों, E300 जो है वो विटामिन सी का सामान्य नाम है, ठीक है। और विटामिन के, ये विटामिन के की बात करें तो ये विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। इसका जो आपका रासायनिक नाम कहते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। आप इसको ट्रिक बना करके भी याद रख सकते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसके अलावा आप इसका नाम आप जानते होंगे, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, द सिंगल यूरोपियन एक्ट, ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच, ट्रीटी ऑफ लिस्बन। साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहला यदि हम लोग देखें यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच ये हुआ था 1992 में और इसको लागू किया गया था इसके अगले साल यानी कि 1993 में। हुआ क्या था? तो इसमें यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा। यूरोपीय समुदाय से क्या नाम हो गया? यूरोपीय संघ। ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1992 के बाद से, ठीक है। इसके बाद बात करें एम्स्टर्डम वाला, ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम जो 1997 में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो यूरोपीय संघ, यूरोप यहाँ है और एशिया इधर है आपका, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का विस्तार पूर्वी क्षेत्रों में भी हो, यूरोपीय संघ का विस्तार जो है पूर्वी क्षेत्रों में भी हो, इसके लिए ये संधि हुआ था। उस संधि का क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। एक हुआ था ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ट्रीटी ऑफ लिस्बन ये 2007 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ बना था, यूरोपीय समुदाय से यूरोपीय संघ बना था, ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच के बाद से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? ये यूरोपीय समुदाय से जो यूरोपीय संघ बना था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, ये किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक तो आपको पता होना चाहिए 1909 का जो अधिनियम आया हुआ था उसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो लोग कहते हैं अच्छा मार्ले होगा या मिंटो होगा, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर मिंटो होगा, मिंटो द्वितीय। ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहे जाते हैं। कौन? मिंटो द्वितीय, यानी कि ऑप्शन कहेंगे यहाँ सी। साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो व्यक्ति हैं मिंटो द्वितीय,
ये 1905 से लेकर के 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत से चला गया था तो उस समय से लेकर के 1910 तक ये रहा था। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। और इन्हीं के समय में आगा खां सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बात करें यहाँ पर साथियों लॉर्ड हार्डिंग की, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो इसका जो कार्यकाल रहा है, इसका जो समय रहा है वो रहा है 1910 से 1916 के बीच में। 1910 से 1916 के बीच में रहा है। और इसी के समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जिसमें कि बंगाल के विभाजन को रद्द करके 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। और इन्हीं के समय में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो याद रखेंगे हार्डिंग द्वितीय। कौन थे साथियों, हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। क्या है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा। ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 जनवरी, 8 मार्च। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है 2016 में इस बात की घोषणा हुई कि प्रत्येक 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। वहीं पर बात करें 24 अक्टूबर की, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और आपको ये भी पता होना चाहिए भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। कब, 2014 में। और बात करें 8 मार्च की, तो 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन, 8 मार्च। वहीं पर 30 जनवरी की बात करें तो महात्मा गांधी की इसी दिन मृत्यु हुई थी, इसीलिए शहीद दिवस के रूप में आप 30 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावे सर्वोदय दिवस के भी रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं। कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी आप 30 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ सवाल था राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ये 2016 को इसकी घोषणा हुई थी और 15 अक्टूबर से को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है 2014 में। 30 जनवरी में कुष्ठ रोग निवारण दिवस, शहीद दिवस, इसके अलावे सर्वोदय दिवस। वहीं पर 8 मार्च जो है विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाग 4 में आपको पता है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, जो कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आपको पता होगा ये भाग 4 जो है इसको केटी शाह ने किया था। ये एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी मर्जी से इसको भंजाएगा। बात करें 43 बी में क्या है, तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण व्यापार केंद्र, ग्राम पंचायत, वन विकास सहकारी समिति। साथियों यहाँ पर हम लोग यदि अनुच्छेद 43 की बात करें, अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 में कहता है कर्मचारियों को निर्वाह योग्य वेतन। 43 में क्या है, कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन। और 43 के ए में क्या है, तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। क्या है 43 ए में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। वहीं पर 43 के बी में यदि आप देखें, 43 के बी में यदि आप देखें तो सहकारी समिति की चर्चा इसी अनुच्छेद में है। फिर से, मजदूर हो या कर्मचारी हो उसके निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए, ये 43 में कहता है। 43 ए में क्या कहता है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। वहीं पर 43 बी में क्या कहता है, तो सहकारी समिति की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर साथियों 43 बी कहा है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो सहकारी समिति होगा, यानी कि डी। 1901 में आपको पता है नोबेल पुरस्कार 1901 से ही दिया जाना
प्रारंभ हुआ और उसमें जो नोबेल का जो पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला, वो मिला हेनरी ड्यूरेंट को। और आपको पता होना चाहिए यही हेनरी ड्यूरेंट है जिन्होंने 8 मई 1863 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना की थी। कब की थी? 1863 में। और ये हेनरी ड्यूरेंट के जो ये संगठन है, इसको टोटल अभी तक में 3 बार इससे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? एक बार 1917 में, फिर उसके बाद 1944 में, और फिर जाकर के इसको जो मिला है वो मिला है 1963 में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस को टोटल 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, सवाल क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना ये किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन, कच्चे तेल की पाइपलाइन, पूर्वी भारत के लिए विद्युत पारेषण लाइन, और फिर है पूर्वी भारत के लिए गंगा सफाई परियोजना। तो एक बार में देखने से लगेगा अच्छा ये ऑप्शन डी तो नहीं होगा। नहीं भाई, ये ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? देखिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन ए कहेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए 1985 में एक प्राधिकरण बना था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। क्या नाम था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। लेकिन इसी चीज़ को 1995 में नाम बदल के कर दिया गया। केवल गंगा को ही नहीं बचाना है बल्कि सभी नदियों को बचाना है। इसलिए 1995 में उसी गंगा प्राधिकरण का नाम बदल के कर दिया गया नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, गंगा संरक्षण प्राधिकरण नहीं बल्कि इसका क्या नाम कर दिया गया? इसका क्या नाम कर दिया? नदी संरक्षण प्राधिकरण। कब कर दिया गया? 1985 में। बात करें यहाँ पर गंगा की सफाई के बारे में, तो गंगा की सफाई से संबंधित नमामि गंगे हमारे भारत में शुरू किया गया 7 जुलाई 2016 को। कब किया गया नमामि गंगे की शुरुआत? तो याद रखेंगे साथियों, 7 जुलाई 2016 की इसकी शुरुआत हुई है। 7 जुलाई 2016 किसकी शुरुआत हुई थी? नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी। बात करें आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ी, तो कहेंगे अमेजन। वहीं पर ह्वांगहो को देखेंगे तो ये ह्वांगहो जो है इसी को बोलते हैं येलो नदी। ह्वांगहो को ही क्या बोलते हैं? येलो नदी कहते हैं, और इसे चीन का शोक कहा जाता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें, ये नील जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहेगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपको लगेगा गंगा। नहीं, चीन में ही एक नदी है यांगत्सियांग नदी। क्या नाम है? यांगत्सियांग नदी। वो नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ह्वांगहो ये जो है चीन की शोक नदी कहते हैं। सिंधु नदी के बारे में आपको बखूबी पता हो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? देखिए, चौरी चौरा घटना, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी, दांडी मार्च, भगत सिंह की फांसी। तो आपको पता होना चाहिए दांडी यात्रा जो की गई थी, दांडी मार्च जो की गई थी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू की थी। कहाँ से? 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है, और वहाँ से 6 अप्रैल आप कहेंगे 12 मार्च को ये चले थे, 12 मार्च को ये चले थे, और इसके बाद 6 अप्रैल को पहुँचे थे कहाँ? दांडी। और ये दांडी जो पड़ता है नवसारी ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवसारी ज़िले में पड़ता है। और जैसे ही ये यहाँ पहुँचे और फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, इसलिए यहाँ ऑप्शन यहाँ कहेंगे आप सी होगा। साथियों, महात्मा गांधी के इस दांडी यात्रा को
नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना की गई है, यहाँ तक कि मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की गई है। और ये तुलना करने वाले कौन? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेपोलियन का पेरिस मार्च हो चाहे मुसोलिनी का रोम मार्च हो, ये तुलना करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखिएगा साथियों, ये पूछा हुआ सवाल है। दांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी जिले में स्थित है। और ये हम बात करें चौड़ी चौड़ा कांड, चौड़ी चौड़ा की जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 में हुई थी। और इसके 6 दिन के बाद, लगभग आप कह सकते हैं 11 फरवरी को ही उस समय जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए ये चौड़ी चौड़ा कांड की जो घटना हुई थी वो हुई थी गोरखपुर ज़िले में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर ज़िले में हुई थी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला चीनी नागरिक की बात की गई है। साथियों, चीनी नागरिक को शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला वो कब मिला था? 2010 में मिला था। और वो व्यक्ति कौन थे? यूजी वॉन्डॉन लियू सियाओबो या लियू सिया, तो याद रखेंगे लियू सियाओबो, लियू सियाओबो। ये प्रथम चीनी नागरिक हैं जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वो भी 2010 में। नेक्स्ट, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। शिव का, कृष्ण का, विष्णु का, राम का। तो याद रखेंगे साथियों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो चर्चा होती है भगवान श्री कृष्ण का होती है। याद ऐसे आप रख सकते हैं कि मणि के बिना कृष्ण कोई काम नहीं करते। मणि के बिना कृष्ण कोई काम नहीं करते। मणि के बिना कृष्ण कोई काम नहीं करते। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये केवल एक प्रधानमंत्री हुए ब्रिटेन के जिनको कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये वही विंस्टन चर्चिल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और इसे जो पुरस्कार मिला है ना तो शरीर विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, ना तो अर्थशास्त्र, ना ही शांति। इनको जो मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आप कह सकते हैं 26 का सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। फिर है देश और उसकी राजधानी। बहामास, बहामास की राजधानी नसाऊ। आप कह सकते हैं 12 मास वो नशा में रहता है, हो गया। लीबिया की राजधानी होती है त्रिपोलिया। आपको पता होना चाहिए लीबिया सर्वाधिक नगरीकृत देश है। बेल्जियम की राजधानी होता है ब्रुसेल्स। सवाल आता है कजाकिस्तान की राजधानी। साथियों, बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक किसकी राजधानी? किर्गिस्तान की। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी पहले कहा जाता था कि इसकी राजधानी थी अस्ताना। कहाँ थी? अस्ताना। अब जो है इन्हीं का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नूर सुल्ताना। क्या कर दिया गया? नूर सुल्ताना। तो कहेंगे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, नूर सुल्ताना। वहीं पर बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान। तो ये दोनों मैच नहीं ना किया, बाकी सभी मैच किए हैं। तो यानी कि 27 का ऑप्शन कह देंगे ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या? सबसे पहले समझते हैं ये मुद्रा योजना चलाया कब गया था। याद रखेंगे साथियों, इसे 8 अप्रैल 2015 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना चलाया गया था। तो विमुद्रीकरण के बाद नई मुद्रा की छपाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि 2015 के बाद ही डिमोनेटाइजेशन आया हुआ था। तो केवल और केवल आपका यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है, गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र में वित्तीय सहायता का प्रावधान। देखिए ये क्या है कि लघु व्यापार क्षेत्र, लघु व्यापार क्षेत्र मतलब जो छोटे छोटे व्यापार क्षेत्र जो होते हैं उन लोगों को वित्तीय सहायता मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना की शुरुआत हुई? 8 अप्रैल 2015 में। कब? 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है? शौरसेनी, फारसी, अवधी, लश्करी ज़बान। तो याद रखेंगे साथियों, उर्दू को लश्करी ज़बान के रूप में भी जाना जाता है। बात करेंगे शौरसेनी, तो शौरसेनी भी एक भाषा है जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है, शौरसेनी। बात करें फारसी, तो फारसी बहुत महत्वपूर्ण था जब हमारे भारत पर मुग़ल का साम्राज्य था, हमारे भारत पर जब तुर्की लोगों का शासन था, मुग़ल वंश, गुलाम वंश इसको बोलते हैं ना, ये सभी के समय में फारसी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। बात करेंगे उर्दू, उर्दू को किस नाम से जाना जाता है? तो लश्करी ज़बान। बात करें अवधी, तो आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है वो संस्कृत भाषा में थे और उसको तुलसीदास ने, उसी पुस्तक को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है और वह है रामचरितमानस। पता होगा, अवधी अवध भाषा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? वसुधा कामत, एम के श्रीधर, के कस्तूरीरंगन, शकीला टी शमसू। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर के कस्तूरीरंगन होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का पूरा जो है मसौदा प्रारूप तैयार करने वाले जो थे। नेक्स्ट है ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, मोज़ेक, रिलीफ, पेट्रा ड्यूरा, टेसरे। साथियों, आपको पता होना चाहिए ताजमहल के सजावट के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वो था पेट्रा ड्यूरा। इसी पेट्रा ड्यूरा का एक और नाम है पच्चीकारी। पेट्रा ड्यूरा को ही क्या बोलते हैं? पच्चीकारी। पेट्रा ड्यूरा का ही क्या बोलते हैं? पच्चीकारी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस पेट्रा ड्यूरा की बात करें या पच्चीकारी की बात करें, इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो जहांगीर ने किया था, वो भी एतमादौला का मकबरा के निर्माण करने के लिए। एतमादौला का मकबरा का निर्माण करने के लिए जहांगीर ने पच्चीकारी चीज़ को फॉलो किया था। आगे चल करके ताजमहल की सजावट के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आपको पता होना चाहिए ताजमहल का निर्माण करने वाले जहांगीर नहीं थे बल्कि कौन थे? शाहजहां थे। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किन्होंने की थी? शिशिर कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजाराम मोहन राय। तो याद रखेंगे संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत जो करने वाले थे वो थे राजाराम मोहन राय। भारतीय, अगर हम लोग देखें राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने एक अखबार भी जारी किया था और वो अखबार था किसमें? फारसी भाषा में थी, मीरात उल अखबार। क्या नाम था? मीरात उल अखबार। वहीं पर बात करें शिशिर कुमार घोष की, तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका जारी किया था। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबको पता है 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी और इसी से क्षुब्ध होकर के जनरल ओ डायर को नहीं मारा था। जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाके नहीं मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है, कौन सा विकल्प? देखिए, वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग, अपने ग्राहकों को जाने, निःशुल्क पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साथियों, वित्तीय समावेशन का मतलब पहले समझ लीजिए, इसका अर्थ होता क्या है। तो आर्थिक विकास का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को सबसे पहले मिलना चाहिए, यही है वित्तीय समावेशन। और इसी वित्तीय समावेशन का ध्यान रखा गया था 11वीं और 12वीं
जो पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन आपको पता होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 2017 में चल करके ख़त्म हो गया। इसके बाद कोई योजना नहीं आई। तो इसमें क्या हुआ था कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन लोगों को सबसे पहले वित्तीय सहायता दी जाए। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।